કેમ છો મજામાં व्हाट्सअप दोस्तों नया चैप्टर नई उम्मीद के साथ मैं लेकर आया हूं जीएसटी एमसीक्यूज टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट एक बहुत ही इग्नोर्ड और बहुत ही ज्यादा निगलेक्टेड चैप्टर है ये। पता नहीं इसके साथ बहुत सौतेला व्यवहार होता है कि यार ये चैप्टर में से तो क्या पूछा जाएगा बेटा, ऐसा पूछा जाएगा कई बार कि गिल्ली उड़ जाएगी, समझा। और ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम और इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, तो प्लीज इसको इग्नोर करू नका। ओके दोस्तों, सबसे पहले यहां पे बात कर रहे हैं इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस इनवॉइस शैल बी रेट विद इन पीरियड ऑफ 30 days। एब्सोल्युटली क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, यस। ओके, ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है। इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन इंश्योरर, ओके, उसको इनवॉइस कितने टाइम के अंदर रेज करना होगा दोस्तों? 45 days। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज दोस्तों, वही अगर सप्लायर जो है वो अभी इंश्योरेंस कंपनी नहीं बट एनबीएफसी है, तो वो भी दोस्तों 45 डेज के अंदर ही इनवॉइस रेज करेगा बेटा, इनवॉइस रेज करेगा, राइट। तो बैंक, एनबीएफसी एंड इंश्योरेंस कंपनीज, ये तीनों दोस्तों याद रखना 45 डेज के लिए, 45 डेज के अंदर इनवॉइस रेज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करता हूं अवतार एंटरप्राइजेस कपूर स्टार्टेड, एक सेकंड रुक जाइए, ये क्वेश्चन के पहले मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं एक्सिस बैंक हूं और मेरी महाराष्ट्र ब्रांच है और महाराष्ट्र ब्रांच ओके अपनी गुजरात ब्रांच को सर्विस दे रहा है, ओके, और ये दोनों बैंक है, दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है, याद रखना, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ओके जो सप्लायर है यानी कि महाराष्ट्र वाली जो ब्रांच है जो सर्विस दे रही है, वो इनवॉइस कब रेस करेगी, कितने, उसका टाइम पीरियड क्या है, उसका टाइम लिमिट क्या है, ये कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे। और अगर आपने ये सही लिखा तो ये मेरी दुआ है, दिली दुआ है भगवान से कि आप इस बार पक्का पास होंगे, बिकॉज ये 99% लोग बोल ही नहीं पाते। लेट्स सी इफ यू कैन डू इट माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स सी इफ यू कैन डू इट। बात करते हैं दोस्तों अवतार एंटरप्राइज, कानपुर में है भैया, ये स्टार्टेड ट्रेडिंग इन मेडिसिन फ्रॉम जुलाई 1। इट्स टर्नओवर एक्सीडेड 40 lakhs, okay, in the month of October, that is October 3 itself. The firm applied for registration on October 31st and was issued RC on 5th of November. Can any revised tax invoice be issued in the given scenario? If yes, okay, then answer to the first question is in an affirmative. Determine the period for which RTI shall be issued and up to what date. fair। सबसे पहले याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस में मैं ऑप्शन देखूंगा ही नहीं, पहले खुद डिराइव करो ना आंसर और फिर क्या टिक मार्क कर दो, राइट। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप ये देखो, राइट, कि उसने जो अप्लाई किया है, ओके, सबसे पहले तो वो लाइबल कब हुआ है वो चेक करो। तो वो लाइबल हुआ है October 3 को, राइट। सबसे पहले ये चेक करो कि उसने 30 दिन के अंदर अप्लाई किया है क्या, तो ही क्या है, मैं ये सब बातें करने में इंटरेस्टेड भी हूँ, राइट। तो आंसर इज यस, उसने क्लियरली 30 दिन में कर दिया है, October 31 को ही अप्लाई कर दिया है, ठीक है। फिर ओके अप्लाई कर दिया है अभी, ओके, उसको आरसी मिला है कभी 5 नवंबर को, ठीक है, परफेक्ट। अब क्वेश्चन ये बैठ जाता है माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आपने ओके 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया है तो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ जाता है ओके दैट डे जिस दिन आप एक्चुअली लायबल हुआ है फॉर रजिस्ट्रेशन, जब आप एक्चुअली लायबल हुए हैं फॉर रजिस्ट्रेशन माय डियर फ्रेंड्स, ओके, परफेक्ट। तो ऐसे सिनेरियो में आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, यस, राइट। कब करेंगे, तो आज 5/11 से 1 मंथ के अंदर, राइट। तो 5/11 से 1 मंथ के अंदर यानी 5/12 के पहले आप आरटीआई इशू कर देंगे। कौन से पीरियड के रिलेशन में, October 3 से लेके ओके कहाँ तक बताओ, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स, 5/11 तक, समझा। क्योंकि उसके बाद तो जीएसटी नंबर मिल गया तो हर इनवॉइस पे वैसे ही जीएसटी नंबर होगा, राइट। रिवाइज टैक्स इनवॉइस में क्या होता है, हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं होता है और हम लोग रिसिपेंट को बोल देते जैसे ही आ जाएगा उसके बाद दे देंगे तुझे एक रिवाइज्ड इनवॉइस जो जीएसटी नंबर के साथ होगा।
अभी तू ले ले, बिकॉज अभी मैंने मूवमेंट ऑफ गुड्स किया है पर उसमें जीएसटी नंबर नहीं है, पर जैसे ही आ जाता है क्योंकि मैंने अप्लाई कर दिया है, मैं तुझे वापस एक रिवाइज्ड इनवॉइस भेज दूंगा। ठीक है, परफेक्ट। तो बस यही है चीज़ है दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाएगा, कैन रिवाइज टैक्स इनवॉइस बी इशूड? आंसर इज येस। फॉर विच पीरियड? अक्टूबर 3 से लेके 5 नवंबर। थर्ड, कब तक कर देना चाहिए? अप टू 5/12। अब ढूंढते हैं कौन सा ऑप्शन ये। तो पहला वाला बोलता है क्या, रिवाइज टैक्स कैन नॉट बी इशूड, ये तो सरासर गलत है। सेकेंड, रिवाइज टैक्स कैन बी इशूड बिटवीन अक्टूबर 3 टू नवंबर 5, येस येस येस। एंड फर्दर आरटीआई कैन बी इशूड फॉर द सेट पीरियड टिल डिसंबर 5। अरे भाई अपना वही तो डेट है भाई, बी आ जाएगा आंसर, परफेक्ट। नेक्स्ट, what will be the rate of tax and nature of supply where it's not determined at the time of receipt of advance? दोस्तों ये हम लोगों ने अपने समरी नोट्स में भी मैंने अलग से लिखवाया था। जब एडवांस के वक्त क्या है, बंदे ने सिर्फ एडवांस दे दिया और कुछ बोला नहीं है मुझे कि उसे कौन सा सर्विस या गुड्स चाहिए, तो मैं डीम्ड 18% रेट ले लूंगा और वो कंसिडर भी करूंगा कि वो इंटरस्टेट सप्लाई है यानी आईजीएसटी। सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, bill of supply is issued in case of, correct, exempt supplier and composition scheme, both of the above. Next, signature or digital signature of supplier authorized representative not required on the following documents: इलेक्ट्रॉनिक टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनीज, या फिर इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशूड फॉर पैसेंजर। दोस्तों आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, यस। ये चीज़ मैं आपको स्पेसिफिकली क्या है बोलूँगा कि मेरे समरी बुक में क्या है ये ऐड कर देना, राइट, बिकॉज मैक्सिमम कभी इस अरीना में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट यस आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आप ये पॉइंट को ऐड कर देना वहाँ पे। इससे आपको एक एज मिल जाएगा कि जब आप वो पढ़ रहे हैं ना तो ये एमसीक्यू का क्या है ये पॉइंट याद रह जाएगा आपको, राइट। तो समरी बुक आपके पास अगर मेरी है, राइट, अभी एक ऑफर भी चल रहा है उस पर 149 में दे रहा हूँ मैं मात्र, मस्त है, मज़ा आ जाएगा दोस्त पढ़ने में, राइट, ले लो। और वहाँ पे लिख देना ये चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ है दोस्तों, राइट, कि डिजिटल सिग्नेचर या सिग्नेचर नहीं चाहिए भाई, कोई भी डॉक्यूमेंट पे नहीं चाहिए, खत्म करो बात, ठीक है, डन, राइट। नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द रिसिपेंट अलॉन्ग विथ स्टेट कोड आर रिक्वायर्ड इन इनवॉइस व्हेन? दोस्तों तो इसका आंसर है, ओके, absolutely correct, B, supplies that are made to unregistered person where value of supply is 50,000 or more। अगर ऐसा है my dear friends तो याद रखना, ओके, द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द रिसिपेंट अलॉन्ग विद द स्टेट कोड इज रिक्वायर्ड, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट, Subhas and Co, a registered person, supplies taxable goods to unregistered persons. It need not issue tax invoice if the value of goods to such person is and the recipient does not require such invoice। दोस्तों ये मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं, राइट, ये और कुछ नहीं अपना 31(3)(b ही है, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, जहाँ पे रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड है, टैक्स इनवॉइस आपको चाहिए नहीं और आपको वैल्यू पूछा है, तो बच्चे क्या करते हैं 200 रुपया लिख देते हैं। अरे 200 नहीं आएगा भाई, क्योंकि 31(3)(b अगर आप देखोगे तो उसका नॉमन क्लेचर है कि वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है लेस देन 200। क्या लिखा है? लेस देन 200। तो लेस देन 200 वाला ऑप्शन कौन सा रहेगा? उठी सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको। इसमें मैक्सिमम ये आता भी है और मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती भी करते हैं आज भी। मेरा बच्चा नहीं करेगा बेटा, उसको मैंने ठोक ठोक के समझाया बकायदा। मैंने क्या है 31(3)(b में जाके उसको बोला इसको 200 मत लिख, इसको बाजू में लिख दैट इज 199। समझा? मैं ऐसा करवाता हूँ बिकॉज मुझे पता है ना भाई, एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम में तने शू याद रहे छे અને क्या याद रख के तू जाता है बेटा? मेरा को सब पता है, इसीलिए मैं लिखवा ही देता हूँ। मेरे स्टूडेंट का मैं ध्यान रखता हूँ बेटा, फिर वो यूट्यूब का हो या फास्ट ट्रैक बैच का, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट इज कच्छ रिफाइनरी सप्लाइज एलपीजी टू XYZ लिमिटेड बाय अ पाइपलाइन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर, okay, monthly payment of 2 lakhs to be made by recipient on 5th day of the month. A quarterly statement of goods dispatched and payments made will be issued by 7th day of the month succeeding the relevant quarter. Got it?
यस, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या है, प्रचलित क्वेश्चन है, राइट। और ये एमसीक्यू में भी क्या है, कई बार पूछा जाता है, तो प्लीज़ लेट्स डिस्कस दिस। अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस केस इट्स बेसिकली अ केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में हम लोग जो टाइम लिमिट रखते हैं वो है date of issuance of statement of accounts or date of payment, whichever is earlier. So in this scenario, my dear friends, please understand, first we will focus on major three parameters. सबसे पहला the month, then the date when statement of accounts is issued, the date of payment, date of invoice, I'm so sorry, and time of supply. Time of supply क्या, tax invoice date. ओके, तो सिंपल है बॉस। यहाँ पे the month is, let's say for example in this case, if you can clearly see, the month that we are talking about is August, September, sorry, it's July, August and September, right. And the statement of accounts in case of Kutch factory for this quarter per se was issued on October 7. Okay, उसके बाद the date of payment for each month, okay, was 2 lakh rupees. तो जुलाई का it was on August 5, this is September 5, and this is October 5, right. But what happened is that while you were calculating the statement of accounts, you realize there is a differential payment of 56,000 that needs to be paid, which was paid on October 17, right. Yeah, so here 2 lakh was basically received, here 56,000 was received, ठीक है, done. नाउ व्हेन इट कम्स टू इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस कि किस टाइम के अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, तो भैया डेट ऑफ पेमेंट या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, सो हियर इट शुड बी August 5, September 5, and here October 5. Got it? Let's just check which answer, which option looks best. August 5, September 5, October 5. Yes. Okay. And one more thing, my dear friends, with respect to 56,000, if you really want me to comment on that, then it's very simple, right. What happened is that we anticipated that हर महीने 2-2 लाख का पेमेंट होगा, राइट. बट पेमेंट लास्ट मंथ में 2,56,000 का है, तो पेमेंट तो मैंने 2 लाख का कर दिया जब नॉर्मली करना था, पर 56,000 का एक्स्ट्रा डिफरेंस है जो अक्टूबर 17 को पूरा हुआ, फाइनली पे हुआ, राइट. तो उसका भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तो October 7 को ही गया है ना भाई, राइट. तो विच एवर इज अर्लियर, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, राइट, October 7, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है. तो अगर सभी पेमेंट्स को टेक इनटू कंसिडरेशन करें तो ऑप्शन ए लुक्स द बेस्ट, ठीक है. तो बस इस हिसाब से चीज़ों को करना एंड इस हिसाब से चीज़ों को नेविगेट करना जब भी क्या है ऐसा कोई क्वेश्चन आता है. तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझा है. यहाँ पे हम लोगों ने एक ही डेट लिया है बिकॉज सब महीने का एक ही बार क्या है क्वार्टर के एंड में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू हुआ है, और यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल डेट ऑफ पेमेंट जो इक्वेट किया है सामने, विच एवर इज अर्लियर करके आंसर लेके आए हम लोग, नथिंग डिफिकल्ट, ठीक है. नेक्स्ट, ये एक्चुअली क्वेश्चन टाइम ऑफ सप्लाई में पूछा जाता है ज़्यादातर, बट यहाँ पे पूछ लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सच. अच्छा, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉइस शैल बी इशूड, वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स, on or before the due date of payment of such consideration, ठीक है. तो सिंपल सी बात है,
ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, दैट इज बी। अच्छा 12 क्या है, इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल, तो ऑन और बिफोर डेट ऑफ पेमेंट आ जाएगा। यानी कि ए आ जाएगा, ठीक है। बहुत प्लीज याद रखना, यहाँ पे वर्ड था ड्यू डेट और यहाँ पे वर्ड था, अच्छा ड्यू डेट इज असर्टेनेबल और यहाँ पे ड्यू डेट इज नॉट असर्टेनेबल, तो दोनों में डिफरेंस है। ऊपर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट और नीचे तो ड्यू डेट है ही नहीं, तो ऑन द डेट ऑफ पेमेंट, राइट, व्हेन ही रिसीव्स द पेमेंट, सिंपल। नेक्स्ट इज 3137, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न बेसिस। तो यहाँ पे दोस्तों वे द गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न, तो कब रेज करना है, वेरी सिंपल, जिस दिन अप्रूव किया है, दैट इज बेसिकली द टाइम ऑफ सप्लाई वाला डेट, या फिर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, विच एवर इज अर्लियर, सी वाला पॉइंट, राइट। बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब होता है दैट इज द डेट व्हेन रिसिपेंट गेव अप्रूवल। इसका मतलब ये होता है, जस्ट वांटेड टू से दैट। नेक्स्ट, व्हेन गुड्स सेंट ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस इनवॉइस शैल बी इशूड। फ्रैंकली ये 13 और 14 सेम ही है, जस्ट वांटेड टू से दैट, बट फिर भी क्या है, एक अलग तरीके से ऑप्शंस दी है, देख लो। when recipient accepts the goods or 6 months from the date of removal, whichever is earlier, so just the options were a little different but concept same ही है, ठीक है, वो मैंने ऊपर लिख दिया था। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की बात करें तो वेदर मिस्टर एक्स अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन इशू अ सिंगल डेबिट नोट और क्रेडिट नोट फॉर वन और मोर इनवॉइसेस, yes my dear friends, yes he can do this, this is as per the recent amendment, okay, कि आज आप बहुत सारे स्पेसिफिकली इनवॉइसेस के लिए एक ही डेबिट नोट इशू कर सकते हैं, एक ही क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, दैट इज केटरिंग टू वेरियस इनवॉइसेस। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ क्या है, मे, Z Limited sold goods to Y Limited for 2,55,000 and charged GST 18%. However, owing to some defect in the goods, Y returned some of the goods by issuing a debit note of 40,000 in the same month. Z records the return of goods by issuing a credit note of 40,000 plus GST in the same month. In this situation, GST liability of Z shall be. This is a very good question, guys. Okay, please remember, Z ने क्या है, माल बेचा है Y को, राइट। यर अंडरस्टैंड, माल कितने का बेचा है, 2,55,000 का, ये सेल है बॉस, राइट। और सेल्स रिटर्न क्या है, राइट, Z Limited records the return of goods by issuing क्रेडिट नोट, राइट। तो आज सिंपल सी बात है, मैंने रिटर्न किया है, तो आज पहले तो यार है ना, आप मैं इसने डेबिट नोट इशू किया, उसने क्रेडिट नोट, वो सब कंफ्यूजन में जाओ ही मत, राइट, कि वाई ने इशू किया डेबिट नोट, इसने इशू किया क्रेडिट नोट, भग सिंपल रख, ठीक है। हमेशा ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट का कॉन्सेप्ट सप्लायर के नज़रिए से ही देख। सप्लायर अगर माल बेच रहा है तो इनवॉइस इशू करेगा, और सप्लायर को वही माल अगर रिटर्न मिल रहा है तो सप्लायर ही क्रेडिट नोट इशू करेगा। सामने वाला क्या इशू करेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, वो उसको इशू करना है करे, ना करे ना करे। मेन फोकस कंप्लायंस जीएसटी का सप्लायर के एंड से ही होगा, कि सप्लायर, सिंपल सी बात है, अगर गुड्स वापस आ गया तो मुझे अभी पैसा उसको देना है, इज माई क्रेडिटर, तो इसीलिए मैं इशू करूंगा क्रेडिट नोट, और वो करता हूं तो सिंपल सी बात है, उतना मैं माइनस कर दूंगा, यानी 40,000 मैं माइनस कर दूंगा। तो फिर आ जाता है 2,15,000, राइट। 2,15,000 पे 18% अगर लगा दोगे, खत्म बात, ठीक है। फिर जो भी लाइबिलिटी आए देख लो आप कितना आता है भाई, 2,15,000 पे अगर आप 18% गिनते हो तो दैट्स 38,700 बी। नेक्स्ट, इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड इन डैश इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इन केस ऑफ सर्विस। गुड्स में इट्स ट्रिप्लिकेट और सर्विस में इट्स डुप्लीकेट। रीज़न बहुत सिंपल है, गुड्स में 3 जन इन्वॉल्व होंगे, सप्लायर, रिसिपेंट एंड द ट्रांसपोर्टर,
और सर्विस में ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टर नहीं आएगा, सप्लायर एंड रिसिपेंट ही आ जाएंगे. डिलीवरी चलान इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ supply of liquid gas, yes. Transportation of goods for job worker, yes. And transportation of goods for reasons other than supply, like something like sales return, yes. Right, all of the above. Question number 20, which of the following is correct with respect to HSN code? Right, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं होता है और काफ़ी लोग इसको पढ़ के भी नहीं जाते. देखो MCQ में आ गया नॉनसेंस. देखो दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखना, यहाँ पे इतना ही पार्ट है कि आज 5 करोड़ का टर्नओवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एज अ थ्रेशोल्ड. तो आज अगर 5 करोड़ के ऊपर है, ये अप टू 5 करोड़ है, ठीक है. ये थ्रेशोल्ड लिमिट देखना बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स. ओके, अगर वो अप टू 5 करोड़ है तो आपको 4 डिजिट चाहिए. अगर वो बियॉन्ड 5 करोड़ है तो आपको 6 डिजिट चाहिए, याद रखना, ठीक है. ये चीज़ आप याद रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू HSN कोड. डन, ठीक है, परफेक्ट है गाइस. एंड या दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट. तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा आंसर. ए नहीं, सॉरी, यहाँ पे जहाँ पे भी लिखा है आप देख लो यार अभी. ओके, एंड लास्ट इज 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लेक्स. याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, कंपल्सरीली दे शुड फर्स्ट इशू ई टिकट. व्हाट्सएप पे ही मिलेगा आपको. अभी देखोगे पेपर आपको दिखेगा ही नहीं. अभी ई टिकट ही इशू करते, सीधा फटाक करके आपने पे किया व्हाट्सएप. और अभी तो मैक्सिमम पेमेंट आपका बुक माई शो के थ्रू ही होता है, करेक्ट. नेक्स्ट इज ई टिकट शैल बी डीम्ड एज टैक्स इनवॉइस. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. E-ticket shall be issued even if the value of supply is less than 200. Yes, absolutely right. All of the above आ जाएगा आंसर. एब्सोल्युटली सही है. यहाँ पे आप कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस का प्रोविजन नहीं लाओगे 31(3)(b), क्योंकि उसका एक्सेप्शन ही है, राइट. कि तेल लगाने गया कि वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन 200, आपको झक मार के दोस्तों क्या ई-टिकट इशू करना ही पड़ेगा, विच इज डीम्ड टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ मल्टीपल स्क्रीन्स वाले सिनेमा थिएटर्स. ओके, परफेक्ट. दोस्तों यहाँ पे अपना बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एग्जॉस्टिव तरीके से क्या है कवर हुआ है, क्या करेक्ट. टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे कि यार मुझे ये MCQ नहीं है, राइट, या मुझे ये लग रहा है कि यार ये मैं भूल जाऊंगा, राइट इट इन द समरी बुक. राइट इट इन द समरी बुक चैप्टर में जाके, या अलग से एक उसका स्टिकी नोट लगा दो, सो दैट अब क्या है पता है, वहाँ पे जो भी मैंने कॉन्सेप्ट्स कवर किए वो तो है ही, जिसमें जिसके हेल्प से ही आपको क्या है ये सब मिला होगा, इसके आंसर्स मिले होंगे. पर जो कोई नया चीज़ लग रहा है या जो चीज़ आपको क्या है डिफ़िकल्ट लग रहा है, वो वहाँ पे अगर इसका नोट कर दोगे ना, तो ये क्वेश्चन का नया एडजस्टमेंट पे भी आपको क्या है क्लैरिटी मिल जाए. और लास्ट दिन ये सब मेहनत काम लगेगी, बिकॉज ये सब एक ही पेज पे होगा. इसको बोलते हैं मेहनत, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क. यार एक चैप्टर कर रहा हूँ तो भाई ऐसा करो, ऐसा करो, खत्म, ऊपर से नीचे माँ कसम सब आता है मेरे को. यह होना चाहिए एटीट्यूड, ठीक है. दैट्स इट. समरी बुक आपको चाहिए 149 रुपीज़ की, बहुत बढ़िया समरी, 45 पेजेस में GST खत्म किया. कौन करता है ऐसा नॉनसेंस, कौन करता है? किया है बेटा अपन ने, जाओ जाके देखो, ठीक है. एंड उसका लुफ्त उठाओ, उसका फ़ायदा उठाओ एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट माय डियर फ्रेंड्स. ऑल द वेरी बेस्ट. और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, सर दिल मांगे मोर, नेक्स्ट चैप्टर लेकर आइए. और जो भी आपको लगता है नेक्स्ट चैप्टर आपको चाहिए उसके MCQs वो लिख दीजिएगा. थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स. आदियोस अमिगोस, हasta la vista, खाली थोड़ा पास्ता.